नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खबर तो यह है, मैं आज सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के सांसदों की, जिनमें से ज्यादातर सोशल मीडिया पर कम एक्टिव हैं, कम सक्रिय हैं। यह हालात तब हैं जब कोरोना काल में सोशल मीडिया ही जनता से कनेक्ट होने का बेहतर जरिया बना है। इस पर एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन की जो मौजूदा रफ्तार है, उसमें कंप्लीट वैक्सीनेशन में आखिर कितना वक्त लगेगा, आंकड़ों के साथ आपको अनुमानित समय भी बताएंगे। इसके अलावा भोपाल के लोगों को आखिर पानी की चिंता क्यों सताने लगी है, कारण एक रिपोर्ट के जरिए डिटेल में आपके सामने रखेंगे। बात छत्तीसगढ़ की होगी, जहां पर कांग्रेस अभी से ही चुनावी मोड में क्यों है, इसका विश्लेषण करेंगे आज खबर तो यह है में। बीजेपी आलाकमान की ताकीद के बाद भी प्रदेश के सांसद सोशल मीडिया पर कम एक्टिव हैं। बीजेपी के सांसदों की इंटरनेट मीडिया में कम दिलचस्पी है, सोशल मीडिया में कम दिलचस्पी है। कुछ तो ऐसे भी हैं जिनके अकाउंट भी वेरीफाइड नहीं हैं, बावजूद इसके कि कोरोना में सोशल मीडिया ही जनता से कनेक्ट होने का बेहतर माध्यम बना है। अब कौन कितना सक्रिय है सोशल मीडिया पर, इस रिपोर्ट में देखिए। एमपी के सांसदों की सोशल मीडिया से दूरी, शीर्ष नेतृत्व के सलाह की भी हुई अनदेखी। जो माध्यम कोरोना में सबसे कारगर साबित हुआ, उसी सोशल मीडिया को लेकर प्रदेश के ज्यादातर सांसद उदासीन हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 29 लोकसभा सीट में से एक खाली है। 28 में से 27 सांसद बीजेपी के हैं। 27 में से 6 सांसद ऐसे हैं जिनके ट्वीट अकाउंट वेरीफाइड नहीं हैं। फॉलोअर्स की संख्या भी 5000 से ज्यादा नहीं है। 21 सांसदों के हैंडल वेरीफाइड हैं। 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स सिर्फ 5 सांसदों के हैं। ये स्थिति तब है जब बीजेपी नेतृत्व सोशल मीडिया पर खुद ज्यादा सक्रिय है। 4 साल पहले अमित शाह ने सभी सांसदों को सलाह दी थी कि वो सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय रहें। इसके बाद मुरलीधर राव ने भी इसके लिए प्रयास किए थे, मगर अब तक सांसदों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। सियासी गलियारों में इसके अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। देखिए, कुछ दिनों से ये सोशल मीडिया पर निरंतर पिछड़ रहे हैं, तो आपने देखा होगा ये निरंतर सोशल मीडिया को, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, इनकी पार्टी, इनकी सत्तासीन जो बैठे हुए हैं वो गालियां भी देते हैं, इनमें खामियां भी निकालते हैं। ये हकीकत है कि ये इनके जितने ट्विटर हैंडल हैं, ये बेसिकली जिनके वेरीफाइड नहीं हैं, ये साफ जाहिर करता है कि जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, ये उन नेताओं के ट्विटर हैंडल हैं जो वेरीफाइड नहीं हैं। निश्चित तौर पर ये बड़े शर्मनाक और आश्चर्य की बात है। मोदी जी खुद सोशल मीडिया पर एक्टिव होने की बात बोलते थे, कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप फोटो खींच के व्हाट्सएप करो, मुझे व्हाट्सएप करो, और आज उस पार्टी के सांसदों का ये हाल है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। देखो, सोशल मीडिया पर कम ज़्यादा नंबर हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, सांसद, विधायक जितने सोशल हैं, कांग्रेस तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकती। कांग्रेस जिस प्रकार के स्तरहीन ट्वीट और फेसबुक पर चलाती है, उस शब्दावली का अनुसरण हम नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि जो परसेप्शन कांग्रेस के बारे में बन रहा है समाज में, उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं कि कांग्रेस सब जगह से धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद हैं। इनका ट्विटर हैंडल वेरीफाइड है। फॉलोअर्स की संख्या भी ज्यादा है, लेकिन इनके संवाद भी शुभकामनाओं तक ही सीमित हैं। जनता से सीधा संवाद कम ही होता है। ऐसे में कांग्रेस भी उसी फेरिस्त में शामिल है जिसमें बीजेपी के सांसद हैं। अब सवाल है कि आखिर सोशल मीडिया पर सक्रियता के क्या फायदे हैं? कम समय में ज्यादा लोगों से संवाद होता है। किसी मांग के लिए जनता को चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी शिकायत पर ध्यान दिलाना आसान होता है। जनप्रतिनिधियों की आवाज का दौड़ नहीं लगाना पड़ता। ज्यादातर जनप्रतिनिधि अपने स्टाफ पर निर्भर रहते हैं। ट्विटर या फेसबुक पर वो खुद भी जुड़ सकते हैं। पीएम मोदी, शिवराज इसका बेहतर इस्तेमाल करते हैं। अब आपको बताते हैं कि इसका सियासी असर क्या है। विधानसभा में दोनों पार्टियों के विधायकों का अनुपात बराबरी का है। एक लोकसभा सीट में औसतन 6 से 7 विधानसभा की सीट आती हैं। जहां बीजेपी के विधायक नहीं है, वहां सांसदों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जनता के बीच सक्रिय रहने से ग्राफ बढ़ता है, साथ ही पार्टी के प्रति भी लोगों का झुकाव बढ़ता है।
गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी के दिग्गज नेता खासकर शिवराज सिंधिया, वीडी शर्मा जैसे नेता सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय रहते हैं। इनके फॉलोअर्स भी हैं। शिवराज ने कोरोना काल में इंटरनेट मीडिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। जब कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग की चुनौती थी, तब इंटरनेट मीडिया के जरिए जनता से सीधा मुखातिब होते रहे। लेकिन उनके बाद के कतार के नेताओं की दिलचस्पी कम ही है। बावजूद इसके वो संसद में बतौर सांसद जनता की नुमाइंदगी करते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी सांसदों की सोशल मीडिया से दिलचस्पी कम होती हुई नज़र आ रही है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 27 में से 6 सांसद ऐसे हैं जिनके ट्विटर हैंडल वेरीफाइड ही नहीं है। और इसके अलावा जो वेरीफाइड हैं उनके फॉलोवर्स इतने कम हैं कि अगर हम किसी और को देखें तो उसके उन सांसदों से ज़्यादा फॉलोवर्स होंगे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जहाँ एक और सोशल मीडिया के दम पर बीजेपी लगातार चुनाव जीतती गई है, वहीं ऐसे में सांसदों की सोशल मीडिया से रुचि कम होना अपने आप में भी कई सवाल खड़े करती है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल। अब इसमें खबर तो यह कि ज्यादातर सांसदों के स्टाफ ही सोशल मीडिया को मैनेज करते हैं। कम ही सांसद खुद से ट्वीट या फिर कोई पोस्ट करते हैं और इसीलिए उनकी सक्रियता ज्यादा रहती है। कई सांसदों के इलाके ग्रामीण क्षेत्रों में भी आते हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ट्विटर यूजर्स कम हैं। सांसदों की कम दिलचस्पी के पीछे एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है। बात वैक्सीनेशन की। मौजूदा वक्त में मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है, उसमें अगस्त के आखिर तक सबको वैक्सीनेशन संभव नहीं है। अगर रोजाना 11 लाख लोगों को टीका लगेगा, तब भी 30 सितंबर से पहले सबको टीका संभव नहीं है। ऐसे में सवाल यही, आखिर तीसरी लहर से बचाव का सुरक्षा घेरा कैसे बनेगा? तीसरी लहर के आने की आशंका। अगस्त तक वैक्सीनेशन होगा पूरा? यह सवाल इसलिए क्योंकि एक्सपर्ट अगस्त के आखिर तक तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं, लेकिन तब तक सबको वैक्सीन लग जाएगी, इस पर संदेह है। ऐसा इसलिए क्योंकि मौजूदा वक्त में वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है, उसमें सितंबर तक भी वैक्सीनेशन पूरा हो जाए तो बड़ी बात होगी। दरअसल सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि सितंबर तक सबको वैक्सीन का पहला डोज लग जाए, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि हर दिन 11,30,000 को टीका लगाना होगा, तब 30 सितंबर तक सबको पहला डोज लग पाएगा। हफ्ते में 4 दिन के हिसाब से ये अनुमान लगाया गया है। अभी रोजाना करीब 4 लाख लोगों को ही टीका लग पा रहा है। दिसंबर तक दूसरा डोज लगाने का टारगेट है, मगर इसके लिए रोजाना 7,10,000 लोगों को टीका लगाना होगा। मौजूदा रफ्तार में 2022 मार्च अप्रैल तक टीकाकरण पूरा हो पाएगा। प्रदेश में 5,49,00,000 लोगों को टीका लगना है, यानी लक्ष्य के लिहाज से रफ्तार धीमी है। देखिए, सरकार के प्रयास पूर्ण रूप से नाकाफी हैं और समझने वाली बात यह है कि 1 जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया था। 6 माह में हम 32% तक पहुंच पाए, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आगामी 2 माह में हम 100% पहुंच जाएंगे? एक बात। दूसरी बात, भारत सरकार ने भी अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि प्रोक्योरमेंट की और स्टॉक की क्या स्थिति है। विगत दिवस लोकसभा में और राज्यसभा में हेल्थ मिनिस्टर ने गोलमोल जवाब दिए, कोई स्पष्ट जवाब डेटा का नहीं दिया उन्होंने कि उनके पास क्या स्टॉक है और स्टेट को क्या ट्रांसफर कर रहे हैं और हर राज्य के पास स्टॉक की क्या स्थिति है और प्रतिदिन क्या वैक्सीनेशन हो पाएगा। तो मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि कोई तैयारी नहीं है, और यदि इस प्रकार की कोई एंटिसिपेशन है कि अगस्त में आ सकती है तीसरी लहर, तो कोई तैयारी नहीं है। अब हर व्यक्ति वैक्सीन लगवाना चाहता है और वैक्सीनेशन हो, ऐसा सरकार का भी प्रयास है और प्रत्येक नागरिक को वैक्सीनेशन से जोड़ना सरकार का कर्तव्य भी है। और सरकार जो प्रयास कर रही है कि जितनी डिमांड है उतनी डिमांड की पूर्ति कैसे की जाए। तीसरी कोई लहर आती है तो इसके लिए व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य प्रबंधन को लेकर काफ़ी कुछ नए नवाचार भी हुए हैं और स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं कैसे प्रदान की जाए, इस पर सरकार ने पूरी तरह से तैयारी करके रखी है।
अब आपको बताते हैं कि आखिर किस उम्र के कितने लोगों को वैक्सीन लगी है। 18 से 44 साल वाले 3,59,83,000 को टीका लगाने का लक्ष्य है। 1,09,91,000 को पहला डोज लग चुका है, जबकि 4,83,000 को दोनों डोज लग चुके हैं। इसी तरह 45 से 60 साल वाले 1,18,02,000 लोगों को वैक्सीन का टारगेट है। इनमें से 54,20,000 को पहली डोज लगी है, तो वहीं 14,76,000 को दोनों डोज लग चुकी हैं। बात 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की करें तो 71,62,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य है। इनमें से 37,33,000 को फर्स्ट डोज और 13,33,000 को दोनों डोज लग चुके हैं। आंकड़ों से आपको अंदाजा हो गया होगा कि वैक्सीनेशन का लक्ष्य अभी भी कितना बड़ा है। सवाल यही, आखिर ऐसी सूरत में तीसरी लहर के आने से पहले सबको कम से कम पहला डोज कैसे लगेगा, वो भी तब जब वैक्सीन लगाने की रफ्तार धीमी हो। अब सवाल ये भी, आखिर वैक्सीनेशन की रफ्तार कम क्यों है? तो कहा जा रहा है पहले की तुलना में अब कम वैक्सीन आ रही है। केंद्र से कम वैक्सीन मिलने से कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़े। जहां 1000 वैक्सीन की जरूरत है, वहां 100 से 200 वैक्सीन ही मिल पा रही है। आलम ये कि कई जगहों पर तो वैक्सीन के लिए मारामारी की नौबत है। इस समय पूरे प्रदेश में चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या वाकई में तीसरी लहर आएगी और तीसरी लहर के आने से पहले क्या सरकार सभी को टीका लगा पाएगी, क्योंकि जिस रफ्तार से वैक्सीन का काम चल रहा है उस पर विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है। हालांकि सरकार के आंकड़े ये बता रहे हैं कि यही रफ्तार रही तो 30 सितंबर तक सभी को टीका नहीं लगाया जा सकता, लेकिन सरकार को ये उम्मीद है कि प्रदेश के अगर 70% लोग भी वैक्सीनेट हो गए तो तीसरी लहर जो संभावित लहर बताई जा रही है उसको आने से रोका जा सकता है। सवाल वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर उठ रहे हैं कि वैक्सीन उपलब्ध होगी तभी तो सभी को लग पाएगी। ऐसे में सरकार की ये जिम्मेदारी है कि संभावित लहर से पहले वैक्सीन उपलब्ध कराए ताकि लोग समय रहते टीका लगवा सकें। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि तीसरी लहर से पहले 40% को टीका लगना जरूरी है। 40% को टीका लगने से प्रभाव कुछ कम हो सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी यह भी कि गाइडलाइंस का सख्ती से पालन भी हो। वैसे उम्मीद यही कि तीसरी लहर तक 40% से ज्यादा को टीकाकरण हो जाएगा। बात भोपाल की। राजधानी में 2021 तक 100 MLD पानी की मांग बढ़ जाएगी, लेकिन चिंता इस बात को लेकर कि पानी आएगा कहां से, क्योंकि राजधानी के जो जल स्रोत हैं वो अतिक्रमण से सिमटते जा रहे हैं और अगर यही हालात बने रहे तो आने वाले वक्त में भोपाल में पानी की किल्लत भी बढ़ सकती है। भोपाल में जल स्रोत पर संकट, अतिक्रमण से सिमट रहे सोर्स। जिन जगहों से भोपाल की प्यास बुझती है वो अतिक्रमण से सिमट रही हैं। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले वक्त में राजधानी में पानी की किल्लत हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2031 तक भोपाल में 100 MLD पानी की मांग बढ़ जाएगी। अभी 363 MLD पानी बड़ा तालाब से मिल रहा है, तो कोलार, केरवा और नर्मदा से 185 MLD पानी मिल रहा है। 2031 में करीब 32 लाख आबादी के 468 MLD पानी की जरूरत होगी। भोपाल में पानी के यही 3 स्रोत हैं। बड़ा तालाब डैम के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण बढ़ रहा है, इससे जल स्रोतों का आकार सिमट रहा है। ऐसे में आने वाले वक्त में इनमें पानी और कम हो जाएगा। तो सवाल है कि अगर पानी कम होता रहा तो फिर लोगों को पानी कहां से मिलेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि बड़ा तालाब में कई जगहों पर बड़ी संख्या में अतिक्रमण हैं। इसे नगर निगम ने चिन्हित भी कर लिया है, लेकिन 1.5 साल में एक भी अतिक्रमण नहीं हट सका। कहा जा रहा है कि भोपाल नगर निगम की लापरवाही और मिलीभगत से अतिक्रमण नहीं हट पा रहा है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद तालाब के ऊपर और जिस तरह से डैम के ऊपर अवैध कब्जों का सिलसिला बढ़ा, ये सरकार के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। बड़ी बड़ी कॉलोनियों, बड़े बड़े अस्पताल, कॉलेज बन गए तालाब के डूब क्षेत्र में, ये सरकार की देखरेख में हुआ है, सरकार की मिलीभगत से हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार को इन भू माफियाओं के ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए और तालाब और डैम पे से अतिक्रमण हटाना चाहिए ताकि भोपाल की जनता को पानी मिल सके। सबसे बड़ी बात यही है कि बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में पानी आएगा कहां से, इसलिए जल स्रोतों का संरक्षण और संवर्धन जरूरी है। अगर बड़े तालाब का मामला या कोलार डैम का या केरवा डैम का, जो कैचमेंट एरिया है वो प्रभावित होगा, उन पर कब्जे होंगे, अतिक्रमण होगा, वहां वृक्षारोपण नहीं होगा या वृक्ष काटे जाएंगे, तो स्वाभाविक है आज नहीं तो कल पानी का संकट बढ़ेगा, गहराएगा और पानी को लेकर संघर्ष बढ़ेगा। अब आपको 3 जल स्रोतों के बारे में एक-एक कर बताते हैं कि आखिर कहां कितना अतिक्रमण है। तो सबसे पहले बात बड़ा तालाब की। बड़ा तालाब में 361 अतिक्रमण चिन्हित हैं। 2019 में 19 हटाए गए, बाकी रसूख के दम पर अभी भी हैं। बड़ा तालाब की सीमा राजस्व नक्शे में मौजूद है, लेकिन जमीनी स्थिति कुछ और ही है। बड़ा तालाब में गाद हटाकर गहरीकरण भी जरूरी है। इसी तरह बात करें केरवा डैम की, तो वन इलाकों में प्लानिंग हो रही है। फर्जी ऑर्डर के सहारे गतिविधियां संचालित हैं। मेंडोरा से रातीबड़ की ओर अवैध कब्जे हो रहे हैं। तो उधर कोलार डैम के आसपास भी कब्जे हैं। कैचमेंट एरिया में कई रिसोर्ट भी बन गए हैं। मोटर बोट तक चल रही है। अवैध गतिविधियां भी संचालित हो रही हैं। इससे पानी कम होने की आशंका तो है ही, इसके साथ ही जल स्रोत में घरेलू अपशिष्ट वाला पानी मिल रहा है। जल स्रोतों के पास मैरिज गार्डन, रेस्टोरेंट हैं। ये गंदे पानी के बड़े कारक हैं। जल स्रोतों में मनोरंजन गतिविधियां बढ़ने से भी पानी गंदा हो रहा है। एसटीपी बनने थे, लेकिन एसटीपी नहीं बन पाए, इसीलिए गंदा पानी जल स्रोतों में मिल रहा है। वेटलैंड और कैचमेंट में कब्जे और निर्माण बढ़े हैं। इससे जैव विविधता प्रभावित हो रही है। पानी साफ करने वाले जीव मर रहे हैं। अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि बड़ा तालाब में आखिर अतिक्रमण कैसे रुके। तो जानकार बताते हैं कि तालाब से 50 मीटर तक सघन वनीकरण हो। तालाब को प्राकृतिक तौर पर संरक्षित करना होगा। लोगों की गतिविधियों को भी कम करना होगा। ज्यादा गतिविधियों से गंदगी बढ़ती है। अवैध होटल और रेस्टोरेंट बंद करने होंगे। तालाब में मिलने वाली मिट्टी को रोकना होगा। बड़ा तालाब के FTL और कैचमेंट को एक ही डेडिकेट एजेंसी बनाकर सुपुर्द करना होगा। मगर ये काम तब होंगे जब नगर निगम की नीयत साफ हो और सख्ती से इस पर काम हो। मध्य प्रदेश की राजधानी और झीलों की नगरी भोपाल में एक रिपोर्ट के अनुसार 2031 तक पानी की कमी हो सकती है और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि भोपाल के बड़ा तालाब और कोलार डैम में लगातार इसके आसपास के इलाकों में लोग कब्जा कर रहे हैं। बीजेपी हालांकि इसे जनसंख्या नियंत्रण से जोड़कर भी देख रही है। बीजेपी का कहना है कि इसी के चलते, क्योंकि लगातार आबादी बढ़ रही है, पानी की कमी हो सकती है, लिहाजा इस पर भी सरकार काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लगातार सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि लंबे वक्त से, यानी कि 15 वर्षों की बात की जाए जब मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार रही, तब से ही भोपाल के बड़ा तालाब सहित आसपास के इलाकों में लगातार कब्जा किया जा रहा है और किसी तरह की कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। वीडियो एनालिस्ट अभय के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ स्टेट भोपाल। अब इसमें खबर तो यह कि बड़ा तालाब में कई नालों का पानी भी मिलता है। इससे भी तालाब का पानी दूषित हो रहा है। छोटे तालाब में करीब 20 नाले गिरते हैं, वहीं बड़े तालाब में करीब 15 नालों का पानी मिल रहा है। यह हालात तब है, यह स्थिति तब है जब नालों को रोकने पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। और अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर अब सबकी नजरें निगम मंडल की अंतिम लिस्ट पर है, फाइनल लिस्ट पर। पीएल पुनिया रायपुर प्रवास के दौरान नियुक्तियों पर सत्ता और संगठन से चर्चा करेंगे और इसके बाद उस लिस्ट को आलाकमान के पास भेजा जाएगा। दरअसल कांग्रेस जल्द से जल्द इन नियुक्तियों को पूरा करना चाहती है। आखिर इतनी जल्दी के मायने क्या हैं, रिपोर्ट में। अब नियुक्तियों में नहीं होगी देरी। जल्द आएगी निगम मंडल की चौथी सूची। जिन निगम मंडलों में नियुक्तियां नहीं हुई हैं, वहां ताजपोशी के लिए सत्ता और संगठन की कवायद शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि रायपुर प्रवास के दौरान पीएल पुनिया
भूपेश बघेल और मोहन मरकाम से इस पर चर्चा करेंगे और नामों पर सहमति बनाकर लिस्ट शीर्ष नेतृत्व को देंगे ताकि नियुक्तियों में और देरी न हो। हालांकि चौथी लिस्ट को जारी करना उतना आसान नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि तीसरी लिस्ट से कुछ नेता असंतुष्ट हैं। ऐसे में पार्टी के लिए सबको साधना बड़ी चुनौती है। लेकिन अंदर खाने खबर तो ये है कि कांग्रेस नियुक्तियों में अब और देरी नहीं करना चाहती है। इसकी वजह आपको आगे बताएंगे, उससे पहले आप सियासी प्रतिक्रिया सुन लीजिए। जहाँ तक आपने प्रश्न किया है कि कुछ लोग असंतुष्ट हैं जिनका नाम निगम मंडलों में नहीं आ पाया है, वो सब भी अपनी बात बुनियादी से रखेंगे। पार्टी है, लोकतंत्र है, अपनी बात रखने का सबको अधिकार है और कांग्रेस में संतुष्ट असंतुष्ट की कोई बात नहीं होती। जिसको जहाँ जिम्मेदारी दी जाती है वो उस काम को करता है। भूपेश बघेल जी ने, पुनिया जी ने, मरकाम जी ने संगठन के लोगों को सत्ता में भागीदारी दी है, जिसको लेकर संगठन में खुशी का दौर है। सब लोग खुश हैं। जिन लोगों को पद नहीं मिल पाया है या जिनके जो सत्ता में एडजस्ट नहीं हो पाया उनको संगठन में एडजस्ट किया जाएगा और उसके बाद भी जो लोग अपनी बात रखना चाहेंगे, पुनिया जी उनकी बात सुनेंगे और उनको उनकी जवाबदारी के हिसाब से, उनके कार्यों के हिसाब से समीक्षा करते हुए उनको पद दिया जाएगा। पूरे भारत की तरह छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी अंतर्कलह से जूझ रही है। मंत्री हो या कार्यकर्ता, कोई संतुष्ट नहीं है। संगठन हो या सरकार, बस आपसी अंतर्कलह कैसे मिटे, कैसे लोगों को संतुष्ट किया जाए, किसे कहाँ एडजस्ट किया जाए, इस माथापच्ची में वायदे जो इनको पूरे करने हैं वो तो ये भूल ही गए। लोगों की सेवा करना इस कोरोना काल में कांग्रेस के संगठन का काम होना चाहिए। तो यहाँ पर ये केवल एडजस्टमेंट के प्रोसेस में लगे हैं, जिससे जनता में बहुत निराशा है और छत्तीसगढ़ में जनता के बीच एक बहुत ही नकारात्मक संदेश जा रहा है कि ये पार्टी जो अपने कार्यकर्ताओं को ही संतुष्ट नहीं कर पा रही है, तो आखिर वो जनता को संतुष्ट कैसे कर पाएगी। अब सवाल ये है कि आखिर नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस अब इतनी जल्दबाजी में क्यों है। तो कहा जा रहा है कि 3 लिस्ट जारी होने में 2.5 साल लग गए। कार्यकाल के 2.5 साल ही शेष बचे हैं। देरी से नेताओं को सत्ता का सुख कम मिलेगा। 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं। नियुक्तियां नहीं हुई तो नेता कार्यकर्ता एक्टिव नहीं होंगे। अब जमीनी तैयारी में तेजी की जरूरत है। सत्ता में भागीदारी से नेताओं का उत्साह बढ़ेगा, जिसका फायदा पार्टी को जमीनी तैयारी में मिल सकता है। इसके साथ ही निगम मंडल के कामों में भी तेजी आएगी। यानी निगम मंडल के कामों से ज्यादा सियासी चिंता ज्यादा है। इसीलिए पार्टी ताजपोशी में और देरी नहीं करना चाहती है। चूंकि लंबे समय बाद सत्ता मिली है, ऐसे में पार्टी किसी को नाराज नहीं करना चाहती है। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि पार्टी ने एक फॉर्मूला निकाला है। निगम मंडल में जिनके नाम छूटेंगे उन्हें पद दिया जाएगा। महत्वपूर्ण पद देकर उन्हें खुश किया जाएगा। वो पद संगठन में भी हो सकता है या फिर सरकार के स्तर पर भी हो सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि संगठन में भी नियुक्तियां साथ साथ ही हो जाएंगी। संगठन में खाली पदों को भरने को कहा गया है। प्रदेश, जिला, ब्लॉक स्तर पर खाली पद भरे जाएंगे। कुछ दावेदारों को संगठन में भी जगह दी जाएगी। मतलब साफ है कि अब कांग्रेस मिशन 2023 के मोड में है। इसकी झलक सरकार और संगठन के हर फैसले में भी देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में बचे निगम मंडल की नियुक्ति और कांग्रेस संगठन के विस्तार की कवायद तेज हो गई है, जिसे लेकर पीएल पुनिया 3 दिवसीय प्रदेश के दौरे पर हैं। ऐसे में इस दौरे की सबसे बड़ी चुनौती असंतुष्ट नेताओं को संतुष्ट करने की होगी। रोशन वैद्य, टीम न्यूज़ स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि 2018 में कांग्रेस को एकजुटता से ही प्रदेश में सत्ता मिली थी। ऐसे में कांग्रेस अब 2023 विधानसभा चुनावों में किसी भी कीमत पर बिखराव नहीं चाहती है, गुटबाजी नहीं चाहती है। पार्टी की कोशिश यही कि कोई भी नेता असंतुष्ट ना रहे और इसीलिए नियुक्तियों में फूंक फूंक कर कदम बढ़ाए गए हैं। अब अंतिम लिस्ट में सारे पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। जो रह जाएंगे उन्हें संगठन में एडजस्ट किया जा सकता है। खबर तो यह है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। टाइप कीजिए www.newstate.com।